हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फीचर्स या उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। ठीक है, देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मेथड जो है वो इनकी प्रॉपर्टीज के अंदर ही हमें सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसके क्या फीचर्स हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं, फॉर्मूला क्या है और कैसे क्वेश्चंस में हम उनको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की सीखने जा रहे हैं, वो ये है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखते हैं कि कंटिन्यूअस का मतलब क्या है। देखो इससे पहले हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सीखा था। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था। डिस्क्रीट का मतलब है कि उसमें किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम निकालते थे। जैसे कॉइन को हमने 10 टाइम्स टॉस किया और हम निकालते थे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 हेड्स। तो एग्जैक्टली 7 की वैल्यू निकालते थे ना, तो जिसमें एग्जैक्टली एक एक चीज की वैल्यू निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और जिसमें हम आंसर एक क्लास इंटरवल या रेंज की फॉर्म में निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये एक कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे। कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है। जैसे अगर हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनफॉल इन ए पर्टिकुलर सिटी, ठीक है, किसी पर्टिकुलर सिटी में प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनफॉल निकालनी है, तो रेनफॉल जो है एक रेंज के अंदर निकालेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनफॉल ऑफ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि देखो अगर हम एग्जैक्टली 10 सेंटीमीटर की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ना, तो क्या होगा कि 10 सेंटीमीटर को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 10.000 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेचुरल है कि इसको मेजर करना ही बहुत मुश्किल है कि एग्जैक्टली बारिश जो हुई है, रेनफॉल जो हुई है 10.000 सेंटीमीटर हुई है। अगर वो 001 भी हो गई तो भी इसका मतलब क्या है कि 10 सेंटीमीटर नहीं है। अच्छा, तो मेरे कहने का मतलब है कि यहां पर मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं जिनमें एग्जैक्टली 7 हेड्स निकालना बड़ा आसान है। देखो 10 कॉइन्स रखे हुए हैं, 7 हेड्स है, 3 टेल्स है, हमने काउंट कर लिया। काउंट करने में कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन रेनफॉल 10 सेंटीमीटर हुई है, 10.5 हुई है, 10.35 हुई है, 10.225 सेंटीमीटर हुई है, ये फाइंड करना बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसीलिए हम यहाँ पर जो रेनफॉल है वो एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर फाइंड करना सीखते हैं। ठीक है, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनफॉल बिटवीन 30 to 40 मिलीमीटर। या क्लास में एक टेस्ट हुआ तो हमने कहा फाइंड द, अब सपोज कर लेते हैं कि बच्चों के जो टेस्ट हुआ मार्क्स है ना वो डेसिमल में आ सकते हैं। ठीक है, तो डेसिमल में आ सकते हैं, तो हमने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्क्स बिटवीन 60 to 70। 60 और 70 के बीच में जिन बच्चों के मार्क्स आए हैं उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। या हम देख रहे हैं कि किसी सिटी में टी ड्रिंकर्स रहते हैं। ठीक है, तो टी ड्रिंकर्स की वैल्यू हम परसेंटेज में निकाल सकते हैं। काउंट नहीं कर रहे हैं उनको, काउंट करके पॉपुलेशन से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज। तो देखो परसेंटेज भी डेसिमल में आ सकती है ना। ठीक है, तो हमने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ड्रिंकर्स इन ए पर्टिकुलर रेंज, एक सिटी के अंदर, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ड्रिंकर्स लाइज बिटवीन 40 to 50%। कि टी ड्रिंकर्स हैं 40 से 50% के बीच में, 50 से 60 के बीच में है, 60 से 70 के बीच में है। इस तरह करके हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। यहाँ एक और एग्जांपल यहाँ पर दिया है कि एक पर्टिकुलर कंपनी है, वहां पर बड़े सारे एम्प्लॉइज हैं और उनकी हाइट जो है वो हमें सेंटीमीटर में दी हुई है। अच्छा, ठीक है, देखो आपको पता होगा कि सेंटीमीटर भी यहां से लेकर यहां तक 1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और सेंटीमीटर के बीच में मिलीमीटर भी आते हैं, यानी सेंटीमीटर की वैल्यू डेसिमल में आ सकती है। तो इसमें भी हम हाइट को एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर फाइंड करना सीखते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइट ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ ए कंपनी लाइज बिटवीन ए पर्टिकुलर रेंज ऑफ से
160 टू 165 सेंटीमीटर, 165 टू 170, 170 टू 175 एंड सो ऑन। ठीक है, देखो अगर हम एग्जैक्टली एक एक फिक्स जैसे बोलें जिन जिन एम्प्लॉयज की हाइट 160 सेंटीमीटर है वो हाथ खड़ा करके बताओ, सपोज पूछ रहे हैं, तो पता चला एक एम्प्लॉय की जो हाइट है वो 160.1 सेंटीमीटर है। तो पूछने लगा कि या मैं हाथ खड़ा करूं, तो हमने कहा भी देखो अगर 160 सेंटीमीटर है तो हाथ खड़ा कर दो, लेकिन कहने लगा नो मेरी हाइट तो 160.1 सेंटीमीटर है। हमने कहा चलो तुम रहने दो, कोई और बताओ। एक कहने लगा सर मेरी हाइट 159.9 सेंटीमीटर है, मैं हाथ खड़ा करूं। हमने कहा भाई देखो 160 सेंटीमीटर पूछा है ना, अगर 160 है तो हाथ खड़ा करो, 159.9 है तो रहने दो। तो कहने का मतलब है कि अगर यहां पर एक रेंज के बदले हम एक पर्टिकुलर वैल्यू की प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश करेंगे ना, तो वो एक किस्म से इम्पॉसिबल जैसा हो जाता है। ठीक है, बहुत ही रेयर होगा। तो जनरली हम ऐसे केसेस में प्रोबेबिलिटी जो है वो एक रेंज यानी क्लास इंटरवल की फॉर्म में फाइंड करते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये उसके एग्जांपल दिए हुए थे। ठीक है, सबसे पहले आप लोग इसे नोट कर लो, फिर हम आगे चलेंगे। तो ये पॉइंट नंबर 1 के एग्जांपल थे सारे। चाहिए पॉइंट नंबर 1 को समझाने के लिए कि कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है नोट कर लो। ठीक है, अभी हमने देखा कि कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या है। अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टी देखेंगे हम लोग। सेकंड प्रॉपर्टी दी हुई है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए बेल शेप्ड फिगर सिमेट्रिकल अबाउट मीन। तो दो बातें इकट्ठी बताई गई हैं कि इसकी अगर हम कर्व बनाएंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जैसा कि आपको याद होगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों ने सीखा था कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कर्व ऐसी भी हो सकती है, ठीक है, या फिर ऐसी भी हो सकती है, या फिर ऐसी भी हो सकती है, याद होगा ना सबको। लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये तीन ऑप्शन नहीं है, इसमें एक पर्टिकुलर टाइप की होती है, दैट इज कॉल्ड ए बेल शेप्ड फिगर सिमेट्रिकल अबाउट मीन। तो मैं आपको यहां पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की फिगर बना के दिखा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। देखो ये है इसकी फिगर। तो ये किस तरह की फिगर है, ये इज ए बेल शेप फिगर। बेल शेप का मतलब है जैसे आप लोगों ने देखा होगा मंदिर में घंटी होती है ना, ऐसे करके घंटी बजाते हैं, तो बिल्कुल वैसी है। ठीक है, ऐसे करके घंटी की तरह है। और सिमेट्रिकल अबाउट मीन, सिमेट्रिकल अबाउट मीन का मतलब है कि ये सबसे बड़ी हाइट आई है इसकी, है ना, तो ये इसका मोड कहलाता है। लेकिन इसकी एक प्रॉपर्टी में हम लोग सीखेंगे कि इसका मीन, मीडियन और मोड तीनों इक्वल हैं। अच्छा, तो जहां पर ये मोड है वहीं पर मीडियन है, वहीं पर मीन है, तो ये इसका मीन है। और दैट कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट मीन। सिमेट्रिकल का मतलब है इस मीन के इस तरफ जैसी फिगर है वैसी ही इस तरफ है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल कर्व। तो ये हमने इसकी सेकंड प्रॉपर्टी सीखी जिसमें लिखा हुआ था कि इट इज ए बेल शेप्ड फिगर सिमेट्रिकल अबाउट मीन। थर्ड देखेंगे, इट्स रेंज इज -∞ टू +∞। इट मीन्स इट डज नॉट टच द एक्स एक्सिस। ठीक है,
तो ये नीचे एक्स एक्सिस है, तो कर्व जो है एक्स एक्सिस को टच नहीं करती, ये धीरे धीरे करके नीचे 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 होती रहती है, लेकिन इसको कभी भी टच नहीं करती है। तो जितनी हाइट आपको नजर आ रही है ना, तो ये अभी और नीचे जाएगी, और नीचे और नीचे और नीचे, लेकिन कभी टच नहीं करेगी। ऐसे ही लेफ्ट साइड में होगा। ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी हमने इसकी सीखी है कि जो कर्व है ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करती है, हमेशा डिक्रीज 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 होती जाती है, लेकिन कभी टच नहीं करती। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या बताया हुआ है, एक्स एक्सिस इज एन एसिम्पटोट ऑफ द कर्व। एसिम्पटोट क्या होता है? गुड क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं एसिम्पटोट का मीनिंग क्या है। यहां सिखा रहा हूं, ध्यान से देखना है। सपोज अगर y इज इक्वल टू 1/x, हमें एक इक्वेशन दी हुई है और कहा है कि इसका ग्राफ बनाकर दिखाओ। तो देखो ग्राफ कैसे बनेगा इसका। x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन पुट करेंगे हम। ये 1 है, 2 है, 3 4 5 6, और y की वैल्यू भी ये 1 2 3 4 5 6, ये मैंने वैल्यूज यहां पर लिख दी हैं। ठीक है, अब इसका अगर हम एक टेबल सा बनाएं, तो यहां लिख देता हूं इसको, y इज इक्वल टू 1/x। एक टेबल बनाएं जिसमें x और y की वैल्यू पुट करें, तो देखते हैं कि टेबल में क्या क्या वैल्यूज आएंगी। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, तो मतलब ग्राफ जो है यहां से पास होगा। ठीक है, अगर 2 पुट करेंगे तो 1/2 आएगा, 3 करेंगे तो 1/3 आएगी, y की वैल्यू 3 पुट करेंगे 1/3, 4 करेंगे तो 1/4, 5 से 1/5, और 6 से 1/6 हो जाएगी। तो जरा देखते हैं, 1 से 1 पुट किया, 2 पुट करेंगे तो हाइट सिर्फ 1/2 आएगी, ये वाली। 3 पुट करेंगे और हाइट डिक्रीज हो जाएगी 1/3, 4 करेंगे और डिक्रीज होके 1/4, 5 करेंगे और डिक्रीज होके 1/5, 6 करेंगे और डिक्रीज होके 1/6। तो सोच के देखो, आगे बढ़ते बढ़ते सपोज अगर ये 100 आ जाएगा, तो कर्व की हाइट कितनी होगी? और डिक्रीज होगी 1/100। x की वैल्यू सोच के बताओ, अगर 100 होगी तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 1/100। तो हम लोग देख रहे हैं ना कि हाइट लगातार डिक्रीज हो रही है इसकी। ठीक है, अगर इसकी कर्व बनाई जाए तो ऐसे करके बनेगी और लगातार डिक्रीज नीचे नीचे होती जाए, लेकिन एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करेगी। ठीक है, तो बिल्कुल सेम सिचुएशन यहां पर आ रही थी जो थर्ड प्रॉपर्टी हमने सीखी थी, कि थर्ड प्रॉपर्टी में लिखा हुआ था कि इट डज नॉट टच द एक्स एक्सिस। मेरी बात समझ आई या नहीं आ गई? इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे ना, तो देखो इस तरह से बनेगा। ग्राफ लगातार नीचे 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 चलता रहेगा। ठीक है, डिक्रीज होता जा रहा है, 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 लेकिन कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। अच्छा, डिक्रीज। और सिमिलरली अगर हम x की वैल्यू 1/2 पुट करें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। x की वैल्यू 1/2 पुट की तो y की वैल्यू 2 आ गई। तो ऐसे फिर ये ग्राफ इस तरफ जाएगा। 1/3 और छोटी वैल्यू पुट करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। 1/4 करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ऐसे x की वैल्यू डिक्रीज करते चले जाएंगे, हाइट बढ़ती चली जाएगी, और जब x की वैल्यू 1/100 होगी तो y की वैल्यू 100 आ जाएगी। तो ये ग्राफ जो है इसका ऐसे करके अब y एक्सिस के भी बिल्कुल नजदीक होता चला जाएगा, लेकिन कभी y एक्सिस को भी टच नहीं करेगा। तो ये मैंने जनरली एक एग्जांपल बताया है कि कहीं आपको लगे कि अच्छा ये तो हम पहली बार देख रहे हैं,
कि एक कर्व जो है वो डिक्रीज होती चली जा रही है लेकिन एक्स एक्सिस को टच नहीं कर पा रही, तो वो जो आप कह रहे थे कि आपने कभी देखा नहीं है, तो वो आपको दिखाना चाहता था कि इससे पहले भी ऐसे बहुत सारे फंक्शंस, इक्वेशंस थी जिनका अगर हम ग्राफ बनाएं तो वो डिक्रीज होता चला जाएगा और एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा, लेकिन एक्स एक्सिस के नजदीक नजदीक नीचे 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 होता चला जाएगा लेकिन टच नहीं करेगा। तो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, तो जो मैंने आपको एक्सप्लेन करके यहां पर अभी दिखाई है। ठीक है, अब फोर्थ प्रॉपर्टी बताऊंगा अभी वैसे। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी सीख रहे थे हम लोग कि इट्स रेंज। तो इसकी अगर रेंज देखी जाए तो यहां पर देखा जाए तो ये पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाएगा, माइनस में भी इंफिनिटी तक जाएगा। ग्राफ जो है इसका वो इसका नहीं है, लेकिन कम से कम ये तो देख लिया कि राइट साइड में इंफिनिटी तक जा रहा है और टच नहीं करेगा। ठीक है, इसका इससे कोई यूज नहीं था, ये सिर्फ आपको ये दिखा रहा था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से पहले भी ऐसे बड़े सारे फंक्शंस होते थे जिनका ग्राफ बनाया जाए तो वो कभी खत्म ही नहीं होता था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि ये एसिम्पटोट क्या होता है। ठीक है, यहां पर बता रहा हूं, ध्यान से फिर से देखना है एसिम्पटोट क्या होता है। देखो, अगर ग्राफ के ऊपर हमें एक कर्व दी हुई है और कोई लाइन इस कर्व को ऐसे टच करके निकल जाए तो उस लाइन को क्या कहते हैं हम? बताओ सब बच्चे, क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं टेंजेंट। दिस लाइन इज ए टेंजेंट टू द कर्व। ठीक है, मालूम है सबको। और देखते हैं कि अगर कोई लाइन जो है वो किसी कर्व को ऐसे करके काट के निकल जाए, ये कर्व थी और ये इसने इसको काट के चली गई, इस लाइन को क्या कहते हैं मालूम है किसी को? तो जब एक लाइन किसी कर्व को काट के निकल जाती है उसे हम कहते हैं सीकेंट। तो आपको नए नए नाम बता रहा हूं, हो सकता है आपको पता हो। तो उसी रेंज के अंदर, मतलब उसी सीक्वेंस में एक नाम आएगा एसिम्पटोट, अब बताऊंगा अभी। लेकिन एक लाइन कर्व को टच करके निकल जाए उसे क्या कहते हैं हम? टेंजेंट। एक लाइन कर्व को काट के निकल जाए उसे क्या कहते हैं हम? सीकेंट। अब देखते हैं, एक और ग्राफ बना रहा हूं। अब अगर एक कर्व हमें दी हुई है और एक लाइन कर्व के नजदीक 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 होती चली जा रही है, लेकिन वो लाइन कभी भी उस कर्व को टच नहीं कर पाएगी, लेकिन बस नजदीक होती जा रही है। ये कर्व जा रही है, ये लाइन जा रही है, इसके नजदीक नजदीक होती जा रही है, लेकिन कभी टच नहीं करेंगे। अच्छा, इसको तो ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं? ऐसी लाइन को हम कहते हैं एसिम्पटोट। तो एक्स एक्सिस जो है दैट इज एसिम्पटोट। तो एक नया नाम था जो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया। एसिम्पटोट का मतलब क्या है? एक ऐसी लाइन जो कर्व को टच करने की कोशिश कर रही है लेकिन कभी कर नहीं पाएगी, बस हमेशा जितना आगे जाएंगे उतना कर्व के नजदीक होती जाएगी, डिस्टेंस दोनों के बीच में कम होता चला जाएगा, लेकिन इनफाइनाइट पर जाकर टच करेगी, उससे पहले कभी टच नहीं करेगी। ऐसी लाइन को हम कहते हैं एसिम्पटोट। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में जो एक्स एक्सिस है, नीचे वाली जो लाइन है, ये क्या है? इज एन एसिम्पटोट ऑफ द कर्व। तो एक्स एक्सिस इस कर्व का एक एसिम्पटोट है, जैसे मैंने यहां भी बताया और यहां भी बताया। ठीक है, एसिम्पटोट का मीनिंग समझ आ गया। तो मतलब थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी सेम ही थी, एक ही बात को दो अलग ढंग से बताया है। लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में अगर कई बार एग्जाम में आ सकता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में एक्स एक्सिस इज एन डैश ऑफ द कर्व, क्या होता है? ठीक है, उसमें ऑप्शन में आ जाए टेंजेंट आ जाए, सीकेंट आ जाए, कोड आ जाए, एसिम्पटोट आ जाए, एटसेट्रा। ठीक है, तो आपको चूज करना है कौन सा आंसर सही है। तो सही कौन सा आंसर होगा? एसिम्पटोट। क्लियर? नोट कर लो, फिर मैं बिठाऊंगा अच्छा इसे।
तो हमने ये फोर्थ प्रॉपर्टी भी सीख ली, एक्स एक्सिस का एसिम्पटोट है। और फिफ्थ हमने पहली सीख ली थी, इसका मीन मीडियन मॉड तीनों इक्वल ही हैं। तो जितने भी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, चाहे नॉर्मल हो चाहे कोई और भी हो, ठीक है, अगर वो सिमेट्रिकल है तो उसका मीन मीडियन मॉड हमेशा इक्वल ही होगा। तो 5 प्रॉपर्टीज हमने सीख ली, ठीक है। अब इसके बाद 6th और 7th आ रही हैं, ये हम अभी थोड़ी देर में सीखेंगे। अब मैं आपको एक नई बात बता रहा हूं, ध्यान से देखते हैं उसको। वो ये है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ना हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, इसके अंदर जो टोटल एरिया आ रहा है, ये सारा एरिया, दिस एरिया इज ट्रीटेड एज 1 यूनिट। पूरे एरिया को हमने 1 यूनिट मान लिया। 1 यूनिट का मतलब है कि जितना भी एरिया है वो 1 के बराबर है। अच्छा, ठीक है, मतलब इतना एरिया 1 होता है। हो सकता है आप लोगों को समझ नहीं आ रहा हो, कोई बोले कि नहीं, इनके एरिया अगर हमने फाइंड किया तो वो 40 आया तो 1 कैसे हो गया। तो हमने कहा भाई जितना भी एरिया आया हमारी भाषा में उसी को 1 कहते हैं। अब ये मान लो कि जो 40 है वो 40 नहीं है, जिसे तुम 40 समझ रहे हो वो 40 नहीं है, वो 1 है। क्लियर। तो हमें अपनी भाषा में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की अपनी भाषा में इसे डिफाइन करना है। तो जितना भी इसका एरिया है वो 1 है। तो अगर सोच के बताओ कि अगर ये सारा एरिया 1 है तो इतना सा एरिया कितना हो गया, यहां से लेकर यहां तक ये हो गया हाफ, और क्या 1/2 0.5 हो गया। और यहां से इधर का एरिया कितना हो गया, वो भी 0.5 हो गया। तो बस यही बात प्रॉपर्टी नंबर 6 और 7 में बताई हुई है, ठीक है। ध्यान से देखो, प्रॉपर्टी नंबर 6 और 7 में क्या बताया है, टोटल एरिया अंडर द कर्व इज यूनिटी। यूनिटी का मतलब 1, जितना भी एरिया है वो 1 है। एंड मीन डिवाइड्स द टोटल एरिया अंडर द कर्व इनटू 2 इक्वल पार्ट्स ऑफ 0.5 ऑन ईच साइड ऑफ द मीन। मीन के लेफ्ट में भी 0.5, राइट में भी 0.5। ये एरिया 0.5 है और ये वाला एरिया भी 0.5 है। माइनस में नहीं है एरिया, एरिया पॉजिटिव ही होता है। और टोटल एरिया दोनों को मिलाकर बन गया 1। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं ना, तो वो प्रोबेबिलिटी भी इसी कर्व के एरिया के अकॉर्डिंग ही निकलेगी, ठीक है। इसलिए मैंने बताया था ना कि ये एक कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है और प्रोबेबिलिटी एक रेंज के अंदर फाइंड करेंगे। समझ आ गया। जैसे वो रेंज यहां से यहां लाई कर रही है, तो यहां से लेकर यहां तक का जितना एरिया हो गया, ठीक है, यहां से यहां तक जितना एरिया हो गया वो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो ये सब कुछ हम एरिया के बेसिस पर ही फाइंड करेंगे। या एक्स की वैल्यू हमें दी हुई होगी, सपोज 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 20 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसमें एक्स की किन्हीं 2 वैल्यूज के बीच का जो एरिया बनेगा वही उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। सीखेंगे हम लोग, चिंता मत करो उसकी। अभी आप सिर्फ प्रॉपर्टीज के बारे में ध्यान दो कि हमने 7 प्रॉपर्टीज इसकी सीख ली हैं। एक बार रिवाइज करवा रहा हूं, दोबारा ध्यान से सीख लो। पहला तो ये कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस का मतलब क्लास इंटरवल की फॉर्म में आता है, तो इसमें प्रोबेबिलिटी भी हम क्लास इंटरवल की फॉर्म में ही फाइंड करना सीखते हैं। दूसरा, ये एक बेल शेड फिगर है और सिमेट्रिकल अबाउट मीन है, यानी मीन के लेफ्ट और राइट में बिल्कुल एक जैसी फिगर है। जैसी लेफ्ट में है वैसी राइट में। इसको ऐसे कह सकते हैं कि जैसे बीच में हमने एक आईना रख दिया हो, तो जैसी फिगर यहां नजर आ रही है वैसी इधर नजर आएगी। दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल। बेल शेप्ड का मतलब है कि जैसे हमारा देश इंडिया है और हम लोग मंदिर जाते हैं, तो मंदिर में एक कॉमन सी चीज है, घंटी बजाते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो घंटी सब लोगों ने देखी है ना, तो इसीलिए इसको बेल के साथ कंपेयर कर दिया कि हाँ बेल जैसी है रियल लाइफ में। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि इसकी रेंज -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी है, यानी दिस कर्व डज नॉट टच द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस टच नहीं करती है, कर्व लगातार नीचे होती चली जाती है लेकिन टच नहीं करती, और इसीलिए एक्स एक्सिस को हम क्या कहते हैं,
उसका टेंजेंट नहीं है ये, दैट इज कॉल्ड असिम्पटोट। और सिमेट्रिकल होने के कारण इसका मीन मीडियन मॉड इक्वल होता है और टोटल एरिया अंडर द कर्व इज ट्रीटेड एज यूनिटी, क्योंकि अगर उसका टोटल एरिया हम 1 एज्यूम नहीं करेंगे तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी एरिया के ऊपर बेसिस बेस्ड है, एरिया के बेसिस पर ही प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम इसकी। ठीक है, आगे देखते हैं। मीन डिवाइड द टोटल एरिया अंडर द कर्व इनटू 2 इक्वल पार्ट्स ऑफ 0.5 ऑन ईच साइड ऑफ द कर्व, ईच साइड ऑफ द मीन। मीन के दोनों तरफ का एरिया इक्वल है, यानी कि 0.5 है। अब इसकी हम आगे और प्रॉपर्टी सीख रहे हैं। 8वीं, तो ये जो मीन है इसको हम x बार लिख लेते हैं एक किस्म से, है ना। x बार वैल्यू आ गई ये वाली। आगे देखते हैं। द कर्व changes its shape from concave to convex at x minus standard deviation and x bar मतलब मीन एंड x बार प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन। कॉन्वेक्स टू कॉनकेव। एक फिगर दोबारा और बना के दिखा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। देखो ये हमने इसकी बनाई थी कर्व, ठीक है, और मैंने बताया कि ये है इसका मीन। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले ये कर्व यहां से मीन के पास देखेंगे तो ये ऐसे करके ऐसे आ रही है, यानी ऐसे। कैसी फिगर है इसकी, ऐसे। इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स, इसको हम कहते हैं कॉनकेव। लेकिन आप देखोगे कि किसी पर्टिकुलर जगह पर पहुंच के अब इसकी शेप जो है वो ऐसे हो गई है ना। पहले ऐसे थी लेकिन फिर ऐसे होगी, तो दोनों के बीच में एक जॉइंट आया होगा कि कहां पर इसकी शेप जो है वो चेंज हुई है। तो हमने देखा कि ये चेंज आया है यहां पर। पहले ही ऐसे करके कॉनकेव थी और यहां से ये कॉन्वेक्स हो गई। ठीक है, तो अब इसके नीचे अगर हम x की वैल्यू देखें तो पता चलेगा वो x की वैल्यू है मीन प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये वाला जो पॉइंट होता है इसकी वैल्यू होगी मीन प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन। मतलब ये हुआ कि अगर हमें एक क्वेश्चन में मीन की वैल्यू दी हुई है 50 और स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू मीन की वैल्यू हमें दी है 150 और स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू दी है 20, तो ये मीन तो हो गया 150 और ये वाली वैल्यू आ जाएगी 170। तो मतलब 170 पर ये कर्व जो है अपनी शेप चेंज करेगी, कॉनकेव से कॉन्वेक्स हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गया ना सबको। कॉनकेव क्या होता है, ऐसी वाली फिगर कॉनकेव कहते हैं और ऐसी वाली फिगर को कॉन्वेक्स कहते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो रियलिटी में यही तो हो रहा है। इसकी जो कर्व है पहले ऐसे गई और फिर ऐसे हो गई, ऐसे और ऐसे। तो बीच में जो डिवाइडिंग वाला पॉइंट है उसकी वैल्यू मैंने आपको बताई है, वो इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर आ रहा है। राइट साइड में देखेंगे तो मीन प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन यानी 150 प्लस 20 170, और लेफ्ट साइड में भी देखेंगे पहले फिगर ऐसी थी और फिर ये ऐसी हो गई। तो यहां पर अगर हम x की वैल्यू देखेंगे तो ये हो जाएगा मीन माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन यानी 150 माइनस 20 यानी कि 130। तो मीन माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन पर एक कर्व जो है अपनी शेप चेंज करती है। ध्यान से नोट कर लो। 8वीं प्रॉपर्टी को मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेन करके बताया है। ठीक है, मीन माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन एंड मीन प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन। अब देखो आपको एक नई बात बता रहा हूं। जैसे यहां पर बताया था कि रेंज माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एक्स एक्सिस टच नहीं करता, तो जब एक्स एक्सिस टच नहीं करता तो एक्स एक्सिस का नाम था
असेम्पटोट, टेंजेंट या सीकेंट नहीं, असेम्पटोट। ऐसे ही जिस जगह पर एक कर्व अपनी शेप चेंज करती है ना, उसका भी एक पर्टिकुलर नाम होता है। ठीक है, उसका नाम आपको यहां बता रहा हूं। ठीक है, उसका नाम होता है, मालूम है किसी को? दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। द कर्व चेंजेस शेप फ्रॉम कॉनकेव टू कॉन्वेक्स एट द पॉइंट दिस। These points are called point of inflection. So points of inflection, दो points हैं। तो अल्टीमेटली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कौन कौन से हो गए? मीन माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन एंड मीन प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन। तो क्वेश्चन में हमें, जैसे पुराने क्वेश्चन होते थे बाइनोमियल पॉइजन वाले, तो उनमें हमें एन और पी की वैल्यू गिवन होती थी। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें हमेशा मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू गिवन होगी लाइक दिस। बस क्वेश्चन में सिर्फ ये दो वैल्यूज बता दो तो हम सारा आंसर खुद फाइंड कर सकते हैं, किसी की भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। ठीक समझ आ गया? आगे देखते हैं। दैट्स वाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज बाई पैरामीट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बाय पैरामीट्रिक का मतलब इसके दो पैरामीटर हैं। दो पैरामीटर का मतलब है कि ये दो वैल्यूज हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, उनके बेसिस पर ही हम आंसर निकालते हैं। एंड दे आर एक्स बार एंड स्टैंडर्ड डिविएशन यानी कि सिग्मा। These two are the parameters of the binomial distribution, are the parameters of normal distribution. तो नाइन्थ प्रॉपर्टी भी हमने सीख ली। क्लियर सारा कुछ? ये सारा नोट करो, फिर मैं आपको अब इसके आगे 10th एंड सो ऑन बाकी की प्रॉपर्टीज हम लोग सीखेंगे। सारी प्रॉपर्टीज नोट कर लो, यहीं पर लिखवाऊंगा दोबारा। अच्छा, नोट कर लो। ठीक है, 10th प्रॉपर्टी हम लोग सीखेंगे। हो सकता है नंबर रॉन्ग हो गया, जो भी है, जहां तक हमने सीख ली है उसके आगे वाली प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूं। क्लियर? प्रॉपर्टी है द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज। तो मैं आपको इसकी इक्वेशन बता रहा हूं। दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन इंटू 2 पाई का रूट मल्टीप्लाइड बाय ई रेज टू पावर -1/2 एक्स माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन होल स्क्वायर। दैट इज द इक्वेशन। तो ये जो कर्व है, इस कर्व की इक्वेशन ये हमें दी हुई है। अच्छा, तो एक किस्म से ये हमारा फॉर्मूला भी है जिससे हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। लेकिन
इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसका अभी एक सिंपल वर्जन भी सीख लेंगे जिनसे प्रोबेबिलिटी आसानी से निकल जाएगी, लेकिन कम से कम हमें ये फॉर्मूला याद जरूर करना है। अच्छा ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन इंटू 2 पाई का रूट इंटू ई रेज टू पावर माइनस हाफ इंटू एक्स माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको लगा कि बहुत बड़ी और कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हम इसके बड़े सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स फाइंड करके रख लेंगे, तो वो स्टैंडर्ड रिजल्ट से ही हमेशा हमारा आंसर अपने आप ही आ जाया करेगा। इसका यूज फिर क्या होगा आपको बता रहा हूं। सपोज एक छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूं। इफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज 1 upon 5 into 2 pi under root into e raised to power minus half x minus 20 divided by 5 whole square। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की इक्वेशन हमें दी हुई है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, और हमें फाइंड करने के लिए कहा है फाइंड इट्स मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। तो बस इस इक्वेशन का यूज एग्जाम के अंदर सिर्फ ये फाइंड करने के लिए होता है कि मीन की वैल्यू कितनी है और स्टैंडर्ड डिविएशन कितनी है। तो देखो कर्व के अंदर जहां जहां एक्स बार आ रहा है उस एक्स बार की जगह जो वैल्यू लिखी हुई है वो मीन है, और जहां स्टैंडर्ड डिविएशन आ रहा है वहां पर जो लिखा है वो स्टैंडर्ड डिविएशन है। तो बस इसमें आपको यही याद रखना है कि मीन की जगह कौन सी है, स्टैंडर्ड डिविएशन की कौन सी है और स्टैंडर्ड डिविएशन की कौन सी है। तो आप देखोगे ये 5 और ये 5 दोनों सेम लिखे हुए हैं, मतलब ये स्टैंडर्ड डिविएशन है, और मीन की जगह लिखा हुआ है 20, तो ये मीन हो गया। दैट्स ऑल, खत्म। देयरफॉर एक्स बार इज इक्वल टू 20 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू 5। दैट्स ऑल। ठीक है, एरिया फाइंड करने के लिए हम कोई नया मेथड सीखेंगे, लेकिन अभी आप इस कर्व की इक्वेशन प्रॉपर्टीज में मैंने डाल दी है, नोट कर लो इसको। क्लियर सारा कुछ? मिटा दूं? इलेवेंथ प्रॉपर्टी देखेंगे हम लोग। तो 11th प्रॉपर्टी में हमें दिया है एरिया बिटवीन एक्स बार एंड एक्स बार प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू 0.3413। एरिया बिटवीन x bar and x bar plus 2 standard deviation 0.4772। area between x bar and x bar plus 3 standard deviation 0.4987। ठीक है, तो ये तीन एरियाज हमें दिए हैं। दीज आर द स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। ठीक है, ये इसी इक्वेशन से समझ लो फाइंड करके हमें निकाल कर दे दिया, तो ये फॉर्मूला बन गया। जैसे देखो आप लोगों ने कभी ट्रिग्नोमेट्री सीखी होगी ना, तो उसमें आपने सीखा होगा साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 कितना है, साइन 60 कितना है, साइन 90 कितना, उनकी वैल्यू हम याद कर लेते हैं ना, और बाकी वैल्यूज हम टेबल में से देख लेते हैं। तो ऐसा ही है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। मीन से लेकर 1 स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन से लेकर 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन से लेकर 3 स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू आपको एज ए फॉर्मूले की तरह याद करनी है। लेकिन इसके अलावा जो होंगे वो हम फिर एक टेबल में से देख लिया करेंगे। ठीक है, और ये सारी वैल्यूज और वो पूरी टेबल अल्टीमेटली इसी इक्वेशन से ही बनाई गई है। तो वो कैसे बनाई है उसको हम छोड़ देते हैं। तो हमारे पास टेबल है, काम खत्म। हमें उसी टेबल में से देखकर, जैसे साइन 32 की वैल्यू कितनी होती है, आप टेबल में से देख लेते हो ना,
ये तो पता लगाने की जरूरत नहीं है कि टेबल बनी कैसे। तो मैं तो आपको फिर से बता रहा हूं कि टेबल इसी फॉर्मूले से, इसी इक्वेशन का यूज करके बनाई गई है। अच्छा, ठीक है। तो आपको ये 3 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स जो हैं वो याद करने हैं। ठीक है, ये मैं आपको लेफ्ट साइड में बनाकर भी दिखा रहा हूं। थोड़ा छोटा ग्राफ बना दिया मैंने क्योंकि मेरे को जरा 3 बनाने हैं इसके नीचे। अच्छा, दैट इज मीन, that is 1 standard deviation, that is 2 and that is 3. Mean plus 1 standard deviation, mean plus 2 standard deviation, mean plus 3 standard deviation. तो आप देखोगे कि मीन से राइट साइड का पूरा एरिया 0.5 है और मीन से लेकर 3 स्टैंडर्ड डिवीजन तक ये अप्रोक्सीमेटली देखो 0.5 हो रहा है, 0.4987 अप्रोक्सीमेटली 5 हो रहा है ना, 0.5। तो इसका मतलब है कि कर्व जितनी दूर तक जाती है ना, तो उसका जो एंड पॉइंट है वो मीन प्लस 3 स्टैंडर्ड डिवीजन के बराबर होता है। अच्छा, क्योंकि इससे आगे फिर जो एरिया है वो नेग्लिजिबल है। तो अगर हम इस 0.5 में से ये माइनस कर दें 3 स्टैंडर्ड डिवीजन तक का एरिया, तो बाकी जो बचेगा वो रिमेनिंग एरिया रहेगा। और रिमेनिंग एरिया ना 0.0013 आएगा। चेक करके देख लो, 0.5 में से ये माइनस कर दें 0.0013, बहुत ही कम है। अच्छा, ठीक है, दैट इज नेग्लिजिबल एरिया। तो मैंने लिख तो दिया है, लेकिन अभी 1 तक का ही सीखेंगे हम। 1 जो पहली वाली प्रॉपर्टी है, मीन एंड मीन प्लस स्टैंडर्ड डिवीजन, यहां से लेकर यहां तक का सारा एरिया, ये वाला सारा एरिया कितना है, 0.3413, यहां से यहां तक का एरिया। आगे देखते हैं। कर्व के ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो, हमें कर्व को देखकर एरिया नहीं निकालना है। मतलब ये नहीं कि कर्व टेढ़ी होगी तो एरिया ज्यादा हो गया, कम हो गया, एरिया जितना है उतना ही रहेगा। अच्छा, ठीक है। दैट इज मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डिवीजन, और ये था मीन प्लस 1 स्टैंडर्ड डिवीजन। ऐसे ही काट दिया, कोई बात नहीं। ये यहां से सीधी लाइन ड्रॉ की, तो एरिया बिटवीन मीन एंड मीन प्लस 2, मीन ये हो गया एंड मीन प्लस 2 ये, तो ये पूरा एरिया है 0.4772। तो ये सारा एरिया यहां से लेकर यहां तक 0.4772। और एक तीसरा और बता रहा हूं, ये है मीन, और ये 1 स्टैंडर्ड डिवीजन, ये 2 स्टैंडर्ड डिवीजन, और ये 3। ये हो गया मीन प्लस 3 स्टैंडर्ड डिवीजन, और ये सारा एरिया मीन से लेकर यहां तक 0.4987, ये सारा एरिया।
ये सारा एरिया यहां से लेकर मीन से लेकर 3 स्टैंडर्ड डिवीजन तक बीच का सारा एरिया 0.4987, ठीक है। और इतना ही लेफ्ट साइड में भी देखेंगे तो वो भी इतना ही है। तो यहां पर अगर मैं माइनस लगा दूं तो आंसर सेम आएगा, मीन एंड मीन प्लस और मीन एंड मीन माइनस स्टैंडर्ड डिवीजन। तो लेफ्ट साइड में भी अगर बना दूं तो इतना ही आएगा, दैट विल बिकम मीन माइनस स्टैंडर्ड डिवीजन। तो मीन से लेकर यहां तक का एरिया, ठीक है, कितना आ जाएगा, ये भी 0.3413। ऐसे ही मीन से लेकर मीन +2 या -2, क्योंकि देखो ना हमने सीखा था सिमेट्रिकल है, जैसा इधर है वैसा इधर है, तो दोनों एरियाज भी इक्वल होंगे। 2 पर जा रहा है ये, तो ये मीन -2 स्टैंडर्ड डिवीजन ये आ गया। और ये सारा एरिया भी 0.4772। और सिमिलरली मीन एंड मीन -3 स्टैंडर्ड डिवीजन, ये -1 -2 -3, मीन -3 स्टैंडर्ड डिवीजन। तो यहां तक का सारा एरिया, ये सारा एरिया 0.4987। तो तीनों चार्ट मैंने यहां पर बनाकर दिखा दिए, ध्यान से नोट करो, ठीक है। नोट कर लिया। इसी से रिलेटेड आपको प्रॉपर्टीज और भी करेंगे हम आगे, पहले कुछ क्वेश्चंस आपको सिखा रहा हूं। तो कहने का मतलब है कि अगर हम क्वेश्चन यहां पर करने जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि अब हम इस काबिल बन गए हैं, यानी हमने इतना सीख लिया है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की क्वेश्चंस सॉल्व कर सके। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, क्लास में एक टेस्ट हुआ और एवरेज मार्क्स आए 70 और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्क्स इज 5, ठीक है। क्लास में टेस्ट हुआ, एवरेज मार्क्स 70 हैं और स्टैंडर्ड डिविएशन आया है 5 का। और हमें फाइंड करने के लिए कहा है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्क्स obtained between marks obtained by a student between 70 and 75। ये हमें फाइंड करना है। अच्छा, कि एक क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, सबके मार्क्स का एवरेज निकाला तो 70 आया और उनका स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला तो 5 आया। अब हमने एक स्टूडेंट को कहा कि खड़े हो जाओ स्टूडेंट, और अब हम देखना चाहते हैं कि उस स्टूडेंट के मार्क्स 70 से लेकर 75 के बीच में होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था
ये हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जिनमें मीन की वैल्यू बस पुट कर दो। मीन अगर 70 और स्टैंडर्ड डिविएशन अगर 5 है तो मतलब ये 70 हो गया मीन, और ये 70 प्लस 5 ये 75 हो गया। तो 70 और 75 के बीच का एरिया कितना है? 70 से लेकर 75 के बीच का एरिया कितना है? 0.3413, ये वाला। तो यही इसकी प्रोबेबिलिटी है। दैट्स ऑल, 0.3413 एंड दैट्स इज द आंसर। तो देखा, क्वेश्चंस हमने सॉल्व करने शुरू कर दिए, तो मतलब हमें सॉल्व करने आ गया। अभी 11 प्रॉपर्टी सीखी हमने और सॉल्व करना आ गया, लेकिन प्रॉपर्टीज अभी और भी सीखेंगे। आगे देखते हैं। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सपोज सेकंड पार्ट में कहा है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट बिटवीन 70 एंड 80। अब 70 से 75 था, 75 टू 80 आ गया। तो देखो ये 70, 75 और ये प्लस 5 का डिफरेंस और हो गया ना, एक स्टैंडर्ड डिवीजन बढ़ता चला जा रहा है। 5 ये 80 हो जाएगा, और ये मीन प्लस 3 स्टैंडर्ड डिवीजन 85। तो इस बार हमें 70 से लेकर 80 तक का एरिया निकालना है। तो वो तो यहां नहीं दिया, लेकिन ये रहा। अच्छा, दैट इज 70, 75, 80। तो हमें निकालना है फाइंड द एरिया बिटवीन, या प्रोबेबिलिटी ऑफ 70 टू 80। तो 70 टू 80 का जितना एरिया है उतनी प्रोबेबिलिटी है। मैंने बताया था कि इसमें प्रोबेबिलिटी एरिया की बेसिस पर निकलेगी। 0.4772। दैट इज आंसर। ठीक समझ आया? थर्ड पार्ट में फाइंड करने के लिए कहा है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्क्स बिटवीन 70 एंड 85। तो साफ नजर आ रहा होगा। 15 आगे बढ़ गए मीन से, है ना, 70 से 85, तो 3 स्टैंडर्ड डिवीजन आगे चले गए हम। तो ये आंसर आएगा, बिकॉज मीन इज 70 और ये 75, ये 80 और ये बन जाएगा 85। तो 70 से 85 के बीच का एरिया कितना हो गया? 0.4987। दैट इज द आंसर। सपोज फोर्थ पार्ट में हमें फाइंड करने के लिए कहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट सेवेंटी और मोर। मतलब कि 70 से लेकर इन्फिनिटी तक जितने मर्जी आ जाएं। तो सोच के बताओ, 70 से लेकर, तो जैसे देखो ये वाला हम ग्राफ देख लेते हैं। ये मीन था, तो मीन की वैल्यू हमें दी हुई है 70, और ये मोर 70 से लेकर एंड तक। अभी 3 स्टैंडर्ड आया, 4, 5, 6, 7 जितना मर्जी आया एंड तक, तो पूरा एंड तक का एरिया 0.5 होगा। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.5, 70 से लेकर ज्यादा तक। सपोज फिफ्थ पार्ट में हमें फाइंड करने के लिए कहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्क्स between 65 and 70। तो आप लोग देखोगे कि अगर 65 एंड 70 है तो वो भी मीन से लेकर मीन -1 स्टैंडर्ड डिवीजन तक हो गया है ना। ये रहा 65 एंड 70, वही आंसर आज। जितना 70 टू 75 है उतना ही 65 टू 70 है। 0.3413। फिर बताओ मेरे को, ये पांचों पार्ट समझ आ गए सबको कि नहीं आ गए? ये मीन से 1 स्टैंडर्ड डिवीजन, मीन से लेकर 2 तक,
ये मीन से 1 तक, ये मीन से लेकर 2 तक, ये मीन से लेकर 3 तक, और ये मीन से लेकर इन्फिनिटी एंड मोर इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, पूरा 0.5 हो गया, मीन से लेकर प्लस इन्फिनिटी 0.5। अब ये लेफ्ट साइड में देख रहे हैं 70 से लेकर पिछला वाला 65, 70 से लेकर पिछला वाला 65, ये वाला एरिया, तो राइट और लेफ्ट वाला एरिया मैंने बताया था इक्वल होता है, 0.3413 आ गया ये। 6th, find probability of marks between 60 and 70। आप लोग बताओ 60 and 70 ये हो जाएगा, 2 स्टैंडर्ड डिवीजन कम हो गया ना, 70 से 2 कम हो गया, 5 का 1 स्टैंडर्ड डिवीजन है तो 10 का डिफरेंस आ रहा है तो 2 स्टैंडर्ड डिवीजन के बराबर हो गया, लाइक दिस। 70 यहां पर आता 65 और ये आ गया 60। 60 एंड 70 के बीच का एरिया 0.4772। देखो क्योंकि अभी ना हमने ये 3 स्टैंडर्ड रिजल्ट सीखे हैं तो इसलिए मैं आपको वही क्वेश्चन करवा रहा हूं जिनका आंसर इन 3 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स की हेल्प से निकल सकता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। 7, find the probability of marks between 55 and 70। तो लाइक दिस 70 है तो ये -1 कम किया, 1 स्टैंडर्ड कम किया तो 65 आ गया, ये 60 और ये 55, तो ये वाला एरिया भी 0.4987 हो जाएगा। तो ये हमने इसके 7 पार्ट्स तक सीख लिया। क्लियर हो गया सारा कुछ? अब क्या है कि मैं ऊपर वाली दोनों प्रॉपर्टीज हटा रहा हूं, लेकिन इस बार जरा नोट कर लेते हैं। हमारी 11 प्रॉपर्टीज हो गई। अच्छा ठीक है, अप टू 11 कंप्लीट हो गई, तो 12 से हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा मतलब थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे क्योंकि सीरियल नंबर भूल ना जाए, इसलिए मैंने नोट कर लिया। आगे देखते हैं, इनको मिटाकर मैं आपको थोड़े क्वेश्चन और करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गए हमारे, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। थोड़े क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे इन्हीं के ऊपर बेस्ड। तो मैं इन तीनों को भी मिटा रहा हूं क्योंकि इन तीनों में जो लिखा हुआ है वो मैंने यहां पर लेफ्ट साइड में नोट कर दिया। ठीक है, तो हम यहां से देख लेंगे और इसको मैं मिटा रहा हूं। नोट करना है तो कर लो जल्दी से। ये वाला नोट करो, ऊपर वाला। सेवंथ क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चंस कंटिन्यू कर रहे हैं। 8th पार्ट। 8th पार्ट में हमें फाइंड करने के लिए कहा है मार्क्स 70 और लेस। ये 70 और मोर था, 70 और 70 से लेस, तो ये 70 और 70 से लेस माइनस इन्फिनिटी, एरिया 0.5, तो प्रोबेबिलिटी भी 0.5 हो जाएगी। क्लियर यहां तक सारा? 9th देखते हैं। 9th में हमें फाइंड करने के लिए कहा है मार्क्स ऑब्टेन्ड बिटवीन 75 marks obtained between 65 and 75। तो देखो 65 एंड 75 भी हम फाइंड कर सकते हैं। 65 एंड 75 बन जाएगा 65 to 70, 70 to 75, लाइक दिस प्लस दिस, दोनों को ऐड कर देंगे, इसी का डबल हो जाएगा। ये समझ आ रहा है सबको? 65 एंड 70 बन जाएगा 0.3413
0.3413, 0.6826 आंसर 65 to 75. 10th, find the probability, ये PP भी लगा हुआ है साथ में, probability 65 and 80. देखो 65 and 80 like this, 65 and 80 तो कहां से कहां तक आएगा? 65 से 70 तक तो ये वाला हो जाएगा और 70 से लेकर 80 तक ये वाला आ जाएगा। एरिया बन जाएगा दिस प्लस दिस। एक स्टेप और लगा रहा हूं, 65 to 70 एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 70 to 80, यही बन गया ना 65 to 80। 65 to 70 like this, ये रहा 65 to 70, 65 to 70 ये वाला एरिया आ गया और 70 to 80 ये वाला हो गया। एक 1 स्टैंडर्ड डिवीजन वाला हो गया और एक 2 वाला हो गया। 0.3413, 0.4772, जीरो 0.8185 आंसर आ गया। इलेवेंथ, फाइंड प्रोबेबिलिटी 65 एंड 85। तो देखो समझ आ गया होगा, 65 to 85 का मतलब 65 to 70 और प्लस 70 to 85, एक 1 स्टैंडर्ड डिवीजन वाला और एक 3 वाला। प्रोबेबिलिटी ऑफ 65 to 70 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 70 to 85, ये 1 स्टैंडर्ड डिवीजन का बन गया, मीन से लेकर 1, 0.3413 और ये 70 से 85, 3 स्टैंडर्ड डिवीजन का डिफरेंस आ रहा है ना। 70 to 85 15 आ रहा है, 15 का डिफरेंस 3 स्टैंडर्ड डिवीजन के बराबर हो गया, बिकॉज 1 स्टैंडर्ड डिवीजन इज इक्वल टू 5। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि हम एरिया 70 से ही लेफ्ट या 70 से ही राइट का निकाल सकते हैं। समझ आ गया? क्योंकि जितने भी हमारे पास फॉर्मूले थे वो सब मीन से लेफ्ट और मीन से राइट वाला एरिया बताने वाले थे। अगर कोई बोले कि डायरेक्टली 65 to 85 एक बार में बता दो तो नहीं बता सकते। ठीक है, तो देखो हर जगह पर जितने भी मैंने अभी तक क्वेश्चन सॉल्व किए हर एक में 70 आ रहा है। 70 70 70 70 70 70 70 70, इन तीनों में 70 नहीं आ रहा था, तो एक 70 से लेफ्ट साइड में था, एक 70 से राइट, तो बीच में एक 70 डिवाइडिंग पॉइंट बना दिया। इसको मैंने लिखा नहीं है, लेकिन ये था 65 to 70, 70 to 75, ये 65 to 70, 70 to 75, जैसे इसको लिख दिया मैंने 65 to 70, 70 to 80, 65 to 70, 70 to 85, ये 1 हो गया और ये 3 वाला एरिया कितना था? ये वाला 0.4987। जीरो 0.8400 हो गया, 8500, 84 हुआ, ठीक है, 8400। ठीक आ गया। अब एक 12th क्वेश्चन कर रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 65 एंड मोर। जैसे यहां पर 70 और मोर आया था ना, तो 65 एंड मोर कर दिया। तो भाई हमें 65 एंड मोर का तो मालूम नहीं है, 65 to 70 और 70 एंड मोर का मालूम है। बीच में डिवाइडिंग पॉइंट मैंने बताया था 70 लाना पड़ता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 65 to 70 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 70 और मोर। 65 एंड 75 का डिफरेंस यानी 1 स्टैंडर्ड डिवीजन वाला एरिया 0.3413 और 70 टू इंफिनिटी, 70 से लेकर इंफिनिटी तक 0.5,
दोनों को ऐड किया 0.8413, आंसर आ गया। ठीक है, 12 तक हो गए हमारे। आगे देखो 13th, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 60 एंड 75। अगेन सेम है, 60 से लेकर 75। 60 कहां आ रहा है, लाइक देयर, 60 से लेकर 75, तो 60 टू 70 और 70 टू 75 में ये रहा। तो पहला वाला 2 स्टैंडर्ड डिविएशन 60 टू 70 और फिर 70 टू 75, तो अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा दिस प्लस दिस। करके दिखाओ अपने आप, 60 टू 70 और फिर 70 टू 75 हो गया ना, 60 टू 75। ये 2 स्टैंडर्ड डिविएशन वाला एरिया हो गया 0.4772 और ये 1 वाला हो गया 3413। .8185 हो गया। क्लियर? तो हमने अभी इसके 13 पार्ट सीख लिए। अब मैं इसके ये नीचे वाले पार्ट्स मिटाकर और आगे चल रहा हूं। 13 के बाद आगे 14 से कंटिन्यू करेंगे। ये याद रखना सारे आंसर, ठीक है? नोट कर लो, मिटा रहा हूं। ये लाइन मैंने लिखी लिखी हुई है, छोड़ दिया इसको ऐसे, मिटाया नहीं। 13 के बाद 14, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 60 टू 85। अगेन बीच में डिवाइडिंग पॉइंट 70 लाएंगे, 60 टू 70 और प्लस 70 टू 85, यही होगा ना, 60 टू 75 और 60 टू 70, लाइक दिस, 60 टू 70। 2 स्टैंडर्ड डिवीजन वाला एरिया आ गया 0.4772 और 70 टू 85, 70 टू 85 3 वाला हो गया। 3 वाला कहाँ है, ये रहा, 0.4987। दोनों को ऐड कर देंगे, .9759। फिफ्टींथ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 60 टू इंफिनिटी। 60 से लेकर इंफिनिटी तक, तो वेरी सिंपल, 60 टू 70 और प्लस 70 टू इंफिनिटी। ये वाला तो 0.5 हो जाएगा। 60 टू 70, 2 स्टैंडर्ड डिवीजन का डिफरेंस आ रहा है। 60 टू 70, 2 वाला आंसर है 0.4772। दोनों को ऐड करेंगे 9772। क्लियर है सारा कुछ? 16th, मेरे को लगता है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है ना? इन्हीं तीनों से ही हमने सारे आंसर बना दिए, ठीक है? देखो, हो सकता है आपके मन में आ जाए कि ये 60 टू 75 है, 75 के बदले 76 और 77 होता तो क्या करते? तो नेचुरल है, जैसा मैंने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्री की तरह है,
कि अभी हमने सिर्फ साइन 30, 45 और 60 सपोज ये 3 आंसर याद किए हैं, तो अब इन तीनों से जितने क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं वो कर रहे हैं। ठीक है, जब ये अच्छी तरह से आ जाएंगे फिर हम बाकी के सारे आंसर भी निकाल लेंगे अच्छा जो रह गए। मेरी बात क्लियर है ना? अभी हम 16 एक और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 60 टू इन्फिनिटी सीख लिया। अब एक नई रेंज सीख रहे हैं हम जो पहले नहीं सीखी, दैट इज 75 टू 80। अब देखो अगर हमें 75 टू 80 एरिया निकालना है तो इसके बीच में तो 70 आ ही नहीं रहा जैसा कि पहले हमेशा आ रहा था, है ना? जो भी 2 नंबर लिखता था या तो 70 उसमें अंदर पहले से होता था या फिर 70 बीच में आता था, एक 70 से छोटा एक 70 से बड़ा। लेकिन इस बार क्या है कि दोनों नंबर ही 70 से बड़े आ गए, 70 मीन दोनों रेंज के बीच में नहीं आया। अब कैसे एरिया निकालेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां से मैंने आपको बताया कि नई तरह के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 75 टू 80 सोच के बताओ। यहां से लेकर हमें बस यहां तक का एरिया पता लगाना है, ये वाला। तो ये कैसे निकलेगा, इतना हमें मालूम है, ये पता लगाना है। सपोज अगर हम ये मान लें कि x है तो इन दोनों का सम इसके इक्वल है, ये रहा, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर हम निकालें तो बन जाएगा दिस माइनस दिस। इस एरिया में से ये माइनस कर दें तो बाकी ये बचेगा, वही हमें फाइंड करना है। तो अगर तो मीन जो है वो इस रेंज के बीच में नहीं आ रहा, दोनों नंबर मीन से बड़े हैं, ठीक है, तो आंसर जो है वो प्लस करके नहीं आएगा बल्कि माइनस करके आएगा। एक नई चीज सीखी हमने, ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 70 टू 80 और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 70 टू 75। 70 से 80 वाली रेंज में 70 टू 75 माइनस कर देंगे तो 75 टू 80 बच जाएगा। ठीक है, तो 70 टू 82 स्टैंडर्ड डिवीजन वाला एरिया 0.4772 और ये 1 वाला 0.3413। तो दोनों को हमने माइनस किया, $0.1359, दैट इज आंसर। ठीक है, सिक्सटीन। अब ऐसे ही माइनस वाले भी एक दो और करवा रहा हूं, यहां से शुरू करूंगा, इनको मिटा रहा हूं, नोट कर लो। सिक्सटीन के बाद 17 पार्ट करवा रहा। प्रोबेबिलिटी ऑफ 75 टू 85, सेम वही प्रॉब्लम आ गई, 75 टू 85। अब यहां से लेकर यहां तक एरिया निकालना है, 75 टू 85, बीच में 70 नहीं आ रहा तो माइनस करने वाला है। अच्छा, ठीक है, तो कैसे होगा, 75 टू 85, पहले 70 टू 85 का एरिया निकाल के उसमें से 70 टू 75 माइनस कर देंगे, बाकी ये बच जाएगा। दिस एरिया माइनस दिस एरिया इक्वल टू दिस एरिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ 70 टू 85 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 70 टू 75। 70 टू 85 वाले टोटल एरिया में से 70 टू 75 माइनस कर दिया तो बाकी ये 75 टू 85 बच जाएगा। 70 टू 85 3 स्टैंडर्ड डिवीजन वाला एरिया 0.4987, ठीक है, और 70 टू 75 1 स्टैंडर्ड डिवीजन वाला एरिया
0.3413, 1 वाला माइनस कर दिया, 0.1574, एटीन्थ probability of 75 to infinity, 75 to infinity। तो पहले 70 to infinity में से 70 to 75 माइनस कर देंगे, तो ये यहां से इन्फिनिटी बच जाएगा, यानी 0.5 माइनस दिस हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ 72 प्लस इन्फिनिटी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 72 75, ठीक है ना। 72 इन्फिनिटी में से 72 75 लाइक दिस माइनस कर दिया, तो ये आगे वाला बचे 0.5 माइनस दिस हो जाएगा। जीरो 0.1587 हो गया। नाइनटीन्थ प्रोबेबिलिटी ऑफ 80 to 85 लाइक दिस, 80 to 85 ये निकालना है। तो पहले 70 to 85 में से 70 to 80 माइनस कर देंगे, 80 to 85 बच जाएगा, जैसे पहले भी किया है। यानी हमें ना एरिया 70 से ही फाइंड करना आता है। 70 जो है वो मेन है, हम मेन से लेफ्ट या मेन से राइट वाला एरिया फाइंड कर सकते हैं। जब तक उसमें 70 नहीं होगा हमसे आंसर नहीं निकलेगा, ठीक है। 70 to 85 और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 70 to 80, इसको समझ लो अच्छी तरह से। 70 to 85, ये सपोज कर लो 85 है, 70 to 85 निकालना है, ये सारा मतलब 80 to 85 निकालना है, हमें फाइंड करना है ये वाला एरिया। तो 70 to 85 में से 70 to 80 माइनस कर देंगे, ये बच जाएगा 70 to 85 ये वाला 0.4987 माइनस 2 वाला 4772 माइनस कर दो, $0.0215, $20, $62, $65। जैसे पहले दोनों नंबर 70 से बड़े आ रहे थे, ये दोनों 70 से छोटे हो गए। तब जब दोनों नंबर 70 से बड़े या दोनों 70 से छोटे होंगे तो हमेशा माइनस करके एरिया आएगा। एक 70 से इधर होगा और एक 70 से इधर होगा तो बड़ा एरिया बनेगा, तो प्लस होके बनेगा। अच्छा, जैसे प्लस होकर बने थे। अच्छा, लेकिन अगर दोनों नंबर इंपॉर्टेंट से है ना, शुरू कर दिए मैंने 16 से, दोनों नंबर 70 से बड़े हैं या दोनों छोटे हैं, 60 to 65 लाइक दिस, ये 60 है, यहां से लेकर यहां तक का एरिया निकालना है। हमें 60 to 70 का एरिया मालूम है, उसमें से 65 से 70 मालूम है, तो इस पूरे में से ये माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा। $60 to 70 माइनस 65 to 70 ये वाला, तो 60 to 65 बच जाएगा। 2 वाला एरिया है, 2 स्टैंडर्ड डिवीजन 0.4772 3413 माइनस करेंगे
0.1359। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और करवा रहा हूं। ठीक है, ये आप लोगों को अपने आप करना है, 2 मिनट का टाइम दूंगा आपको और आप लोग बताओगे क्या आंसर आया। 55 to 65। चलो फाइन करके दिखाओ। 55 to 65। यहां से लेकर यहां तक एरिया निकालना है। ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 55 से 70 और माइनस 65 से 70। 55 से 70, 55 से 70 लाइक दिस 0.4987। 65 to 70, 65 to 70 ये रहा 3413। माइनस किया, $0.1574। तो कैसा लगा ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके? नेचुरल है, काफी कुछ सीखने को मिला। तो आप लोगों ने देखा कि हमने 11th प्रॉपर्टी का यूज करके एक ही प्रॉपर्टी से 21 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अभी और भी कर सकते हैं, लेकिन इतने काफी हैं, इतने सीख लिया तो काफी हो गया। अब हम इसकी और बाकी की प्रॉपर्टी सीखेंगे और उसको सीखने के बाद फिर हम जो नंबर यहां पर नहीं लिखे हुए, लाइक हमें सिर्फ 70 to 75 का एरिया निकालना आता है, 70 to 76 कैसे निकलेगा वो तो हमें मालूम नहीं है ना। तो अभी हम फ्यूचर में हाउ टू फाइंड एरिया बिटवीन 70 to 76, 70 to 77, 78, 79 ये सब फाइंड करना भी सीखेंगे। और अभी मैं क्या कर रहा हूं, ये सारा कुछ मिटा रहा हूं। अच्छा ठीक है, सारे क्वेश्चन नोट कर लो अच्छी तरह से और इन सबको रिवाइज भी करना अच्छी तरह से। ठीक है, एक नंबर 70 से छोटा और एक बड़ा आएगा तो प्लस हो जाएगा, एक छोटा और एक बड़ा तो प्लस, लेकिन दोनों बड़े आ गए तो माइनस, दोनों बड़े 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 आ गए तो माइनस, लेकिन जब दोनों छोटे आ गए तब भी माइनस, दोनों छोटे हैं 70 से तो ही माइनस। तो ये याद रखना है। अच्छा, दोनों नंबर मीन से छोटे हैं, 70 मतलब मीन, दोनों मीन से छोटे हैं तो माइनस, मीन से बड़े हैं तो माइनस, लेकिन एक मीन से छोटा और एक बड़ा है तो प्लस। सारा नोट कर लो, मिटा रहा हूं। प्रॉपर्टी नंबर 12 सीखेंगे अब हम। ठीक है, तो 11 तक हमने सीखा था कि एरिया बिटवीन मीन एंड मीन प्लस
1 स्टैंडर्ड डिवीजन, मीन एंड मीन प्लस 2, मीन प्लस 3 एंड 3 तक सीखा था। ठीक है, अब हम सीखेंगे वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल। फर्स्ट क्वार्टाइल का मतलब है x की एक ऐसी वैल्यू जिसके लेफ्ट साइड में 25% एरिया हो और राइट साइड में 75। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टाइल मतलब इसी का ग्राफ यहां बनाकर दिखा देता हूं आपको, क्वार्टाइल फाइंड करने वाला। ये मीन है इसका। तो एट प्रेजेंट तो दोनों तरफ का एरिया 0.5 और 0.5 है, लेकिन हम इसके बीच में एक डिवाइडिंग पॉइंट और बनाना चाहते हैं ऐसे करके, जिससे कि इधर का एरिया 0.25 और इधर का एरिया 0.25 हो जाए। तो यहां पर जो x की वैल्यू आएगी वो कहलाता है हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल। और सिमिलरली हम राइट साइड में भी एक ऐसी लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं जिससे कि ये दोनों एरियाज इक्वल हो जाएं। ये बन जाए 0.25 और 0.25। तो ऐसा करने से ये 4 पार्ट्स में बट गया। इस पार्ट को हम कहते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल, इसे हम कहते हैं सेकंड क्वार्टाइल, तो खुद मीन के इक्वल हो गया, और इसे कहते हैं हम थर्ड क्वार्टाइल। तो सेकंड क्वार्टाइल फाइंड करने की जरूरत नहीं, वो तो मीन के इक्वल है। तो हम फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू सीखेंगे। तो सीखेंगे का मतलब है कि वैल्यू तो वहीं से आई है जहां से वो 1 स्टैंडर्ड डिवीजन, 2 और 3 स्टैंडर्ड की वैल्यूज आई थी, 0.3413, 4772, 4987, वहीं से आई थी ना, और ये भी वहीं से आई है। ठीक है, तो आप सिर्फ इसे याद रखेंगे। इसका आंसर है मीन माइनस 0.6745 स्टैंडर्ड डिविएशन। यानी कि अगर आप ध्यान से देखो, मीन से लेकर मीन माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन तक ये 34% एरिया हो गया। तो हमें तो 25 चाहिए ना, तो थोड़ा सा और इधर कम करना पड़ेगा। अच्छा, इस तरफ जाएंगे तो थोड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है, 1 से भी कम हो जाएगा ये, तो 1 के बदले 0.6745। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी मीन माइनस 0.6745 स्टैंडर्ड डिविएशन। और सिमिलरली इसकी वैल्यू जितना ये माइनस है उतना इधर प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा मीन प्लस 0.6745 स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, तो Q3 की वैल्यू भी साथ ही लिख देते हैं, मीन प्लस 0.6745 स्टैंडर्ड डिविएशन। तो 12th प्रॉपर्टी में हमने इसके क्वार्टाइल्स फाइंड करने सीखे। 13th प्रॉपर्टी, चलो 12th के बाद अभी एक और सीखते हैं इसका, इसी में कंटिन्यूटी में। थर्ड है वो कहलाता है क्वार्टाइल डिविएशन। क्वार्टाइल डिविएशन का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2। तो जब दिस माइनस दिस करेंगे ना, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख के दिखा रहा हूं, आप Q3 की वैल्यू और Q1 की वैल्यू पुट करके माइनस करके देखना, दैट विल बिकम 0.6745 स्टैंडर्ड डिविएशन। तो अल्टीमेटली क्वार्टाइल डिविएशन की वैल्यू आ जाएगी 0.6745 स्टैंडर्ड डिविएशन। मतलब पूरा सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा। तो मैंने आगे नहीं लिखा क्योंकि फॉर्मूला हमारा ये है, एग्जाम में जब आएगा तो ये फॉर्मूला आएगा, ये और ये। आपसे पूछेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड क्वार्टाइल ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, या फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन। ये वाला जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है ये बेसिक फॉर्मूला है। बेसिक का मतलब है कि कहीं भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन हर जगह हो सकता है मतलब, लेकिन स्टैंडर्ड डिवीजन में अप्लाई करेंगे तो हमेशा ये वाला आंसर आएगा जो नीचे लिखा हुआ है। आपको चेक करके दिखा देता हूं। Q3 की वैल्यू आ जाएगी मीन प्लस 0.6745 स्टैंडर्ड डिवीजन,
और फिर माइनस Q1 की वैल्यू ये माइनस एक्स बार, और माइनस होने के कारण ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 0.6745 स्टैंडर्ड डिविएशन और अपॉन में 2। ऐसा करने से ये मीन और मीन कट जाएगा, दिस प्लस दिस बन जाएगा 2 टाइम दिस, और अपॉन में 2, 2 2 भी कट जाएगा, ओनली दिस आंसर आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो बनेगा 2 टाइम्स 0.6745 स्टैंडर्ड डिविएशन और अपॉन में भी 2, 2 टाइम्स दिस अपॉन 2, 2 2 कटा, ओनली दिस विल बिकम द आंसर। तो ये है हमारी 12th प्रॉपर्टी, नोट करो इसको। फिर नीचे 13th प्रॉपर्टी बता रहा हूं, ये क्वार्टाइल डिविएशन और क्वार्टाइल्स की प्रॉपर्टी थी। 13th प्रॉपर्टी है मीन डिविएशन की। MD मतलब मीन डिविएशन। मीन डिविएशन की प्रॉपर्टी है 0.8 स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। तो इसको फाइंड करने का कोई इस तरह से कोई मेथड नहीं है, ये भी सीधा डायरेक्ट उसी फॉर्मूले से आया है, 1 अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन 2 पाई का रूट इंटू ए की पावर माइनस हाफ एक्स माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन का होल स्क्वायर, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व की इक्वेशन है। उसी को सॉल्व करके बिल्कुल जैसे साइन थीटा की टेबल होती है ना, कोस थीटा की टेबल, ऐसे ही इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की भी अलग अलग वैल्यूज पर पूरी एक टेबल बना देंगे कि अगर हमें यहां से लेकर 75 का एरिया निकालना है तो कितना है, 76 का निकालना है तो कितना है, 77 का कितना है, तो ऐसे करके सारी वैल्यूज बनी बनाई हैं। तो वहीं से ही हम ये सारी वैल्यूज देख रहे हैं, तो आपको अभी डायरेक्टली इन्हें याद करना है। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज हो गई। 13 प्रॉपर्टीज में 3 पार्ट आए थे। 14th मीन डिविएशन इक्वल टू 0.8 स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। नोट करो इनको। लेफ्ट वाला तो सिंपल है, पहले ही कर चुके हैं हम। राइट वाला नोट कर लो। लेफ्ट वाला मिटा रहा हूं, अच्छा इस बार राइट वाला ऐसे रहने देते हैं। 14 प्रॉपर्टी से यहां बता रहा हूं। फोर्टीन प्रॉपर्टी है कि मैं आपको मेन डिविएशन, क्वार्टाइल डिविएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन तीनों का कंबाइंड रिलेशन बता रहा हूं, ठीक है। क्वार्टाइल डिविएशन का आंसर हमने क्या सीखा था, ये रहा। इसको हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2/3 स्टैंडर्ड डिविएशन भी कह सकते हैं। यानी 2/3 0.6666 होता है, राउंड ऑफ करें तो 67 बन जाता है। तो अप्रोक्सीमेटली 2/3 स्टैंडर्ड डिविएशन। और सिमिलरली मीन डिविएशन 0.8 है, तो इसको हम 4/5 स्टैंडर्ड डिविएशन लिख सकते हैं। यस बोलो। दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2/3, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4/5। 4/5 डिवाइड करोगे 0.8 आ जाएगा। तो यही आंसर मैं दोबारा लिखकर एक 14 प्रॉपर्टी यहां बनाकर दिखाऊंगा आपको। क्वार्टाइल डिविएशन 2/3 स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन डिविएशन इक्वल टू 4/5 स्टैंडर्ड डिविएशन। देयरफॉर इन दोनों को स्टैंडर्ड डिविएशन की फॉर्म में ला रहा हूं, इसको उल्टा करके उधर ले गए। 3/2 क्वार्टाइल डिविएशन इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन, इधर चला के इधर चला गया। 5/4 मीन डिविएशन इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन।
तो अब क्या है कि ये भी स्टैंडर्ड डिवीजन के इक्वल है, ये भी स्टैंडर्ड डिवीजन, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए। तो वही लिख के दिखा रहा हूं, 3/2 क्वार्टाइल डिविएशन इक्वल टू 5/4 मीन डिविएशन, दे आर इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन का सिंबल है और इसके नीचे हमने लगा दिया 1। और अब हम चाहते हैं कि इनका जो ये न्यूमरेटर है वो हट जाए। तो यहां पर 3 आ रहा है, यहां पर 5 आ रहा है, तो 3 और 5 को मल्टीप्लाई किया 15। तो अगर हम इन तीनों को 15 से डिवाइड कर दें तो तीनों को डिवाइड करेंगे तो रहेंगे तो इक्वल ही, लेकिन उससे न्यूमरेटर में जो नंबर आ रहा है वो कट जाएगा। तो देखते हैं उससे क्या होगा। क्वार्टाइल डिविएशन 3/2 और नीचे 15 आया, 3 से कटा 5, तो अल्टीमेटली बन जाएगा क्वार्टाइल डिविएशन अपॉन में 10। ये 5 मीन डिविएशन अपॉन में 4 तो पहले से था, एक 15 और लगा दिया, 5 से कटा 3, तो ये बन जाएगा मीन डिविएशन डिवाइड बाय 12। और ये स्टैंडर्ड डिविएशन के तो कुछ था ही नहीं, नीचे 1 था पहले ही और इंटू 15 और लगा दिया, तो बन गया स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाय 50। ठीक है। अगर देखो 3 नंबरों के साथ कोई भी न्यूमरेटर नहीं है, सिर्फ डिनोमिनेटर 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 है और तीनों इक्वल आ रहे हैं, तो देयरफॉर इन तीनों की रेशो क्वार्टाइल डिविएशन into mean deviation is to mean deviation is to standard deviation will becomes their denominator 10 is to 12 is to 15। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है। देखो मैंने आपको ये प्रूव करके दिखा दी। अच्छा, तो अगर ये प्रूव नहीं देखना चाहते तो आप डायरेक्ट इसे याद करो। ठीक है, ध्यान से देखो इसको। प्रूफ मैंने आपको पहले भी कई नहीं कराए। अच्छा, ये डायरेक्टली बता दिए, टेबल में से देखकर बताया एक किस्म से। टेबल आपको देखनी सिखाऊंगा। अच्छा, ठीक है। और ये मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया। अच्छा, तो ये प्रॉपर्टी है। क्वार्टाइल डिविएशन सबसे छोटा होता है, मीन डिविएशन उससे बड़ा है, स्टैंडर्ड डिविएशन सबसे बड़ा है, और इन तीनों की रेशियो है 10:12:15। ठीक है, 10:12:15। नोट कर लो सारा कुछ। तो हमने कितनी प्रॉपर्टी सीख ली? 14। थोड़ा नोट कर लेता हूं। और अब हम इसके बाद 15th प्रॉपर्टी और सीखेंगे। अच्छा, तो मैंने नंबर डाल दिया है। मेरे को लगता है कि नंबर वगैरह लिखने में मिस्टेक हो जाती है कई बार। तो अब हम इसकी 15th प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं। ठीक है, आप पहले इसको आराम से नोट कर लो। यहां पर हम लोग 15 प्रॉपर्टी सीखेंगे। फिफ्टीन प्रॉपर्टी है, इफ x1 and x2 are two independent normal distributions with means x1 bar and x2 bar and
स्टैंडर्ड डिविएशंस सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। तो हमें क्वेश्चन में दिया है, प्रॉपर्टी में दिया है कि दो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस हैं x1 और x2, उनका मीन है x1 बार x2 बार एंड स्टैंडर्ड डिविएशन है सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। देन प्रॉपर्टी क्या कहती है, x1 प्लस x2, इन दोनों को ऐड कर दिया। x1 प्लस x2 इज ऑल्सो फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो x1 x2 को दोनों को ऐड करते हैं तो वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ही होगा और उसका मीन होगा विल बी इक्वल टू x1 बार प्लस x2 बार। दोनों के मीन को ऐड कर देंगे, वही इनका मीन होगा एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x1 प्लस x2। तो स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू होगी सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर का रूट। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि दो अलग अलग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिए हैं। एक क्लास का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अलग दिया है, सपोज किसी स्कूल कॉलेज की एक क्लास है, सेक्शन ए का अलग दिया है, सेक्शन बी का अलग दिया है, तो उन दोनों का हमने सम निकाल दिया। ठीक है, तो दोनों का सम निकाल दिया, तो दोनों का अगर सम निकालेंगे वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा और उसका जो सम आएगा उस सम का मीन होगा, दोनों के अपने अपने मीन को ऐड कर दो और उसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन होगा दोनों के स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर करके ऐड करके रूट निकाल दो। ठीक है, सपोज मैं इसका नाम डाल देता हूं z इज इक्वल टू x1 प्लस x2। ठीक है, मीन ऑफ z एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ z। मेरे ख्याल से बेटर हो गया, थोड़ा सा समझने में आसान हो जाएगा, है ना। मीन ऑफ z एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ z, x1 x2 थे और हमने z पता लगा लिया। इसका एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, यहां करता हूं। अच्छा, इसको मिटा रहा हूं, नोट कर लो सारा। क्वेश्चन किस प्रॉपर्टी का, x1 फॉलोज नॉर्मल, x1 एंड x2 इकट्ठा लिख देता हूं। अच्छा, x1 एंड x2 फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन with means 30 and 40 and standard deviations 5 and 7। ठीक है, और हमें फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ z दैट इज इक्वल टू x1 प्लस x2। तो क्वेश्चन है, अब इसका आंसर बता रहा हूं। z इक्वल टू x1 प्लस x2 also follows normal distribution। ठीक है, with mean will be equal to
30 प्लस 40 इक्वल टू 70 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर का रूट 25 प्लस 49 का रूट 74 का रूट 8.6 अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। कैलकुलेटर पर चेक कर लो। 74 का रूट निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा? $8.60। ठीक आया एकदम, 8.60, दैट इज द आंसर। तो ये इस प्रॉपर्टी का यूज था। क्लियर? तो ये टोटल इतनी ही प्रॉपर्टीज हैं इसकी। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टीज थी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, तो ये वाली क्लास हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं। तो इसी की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे व्हाट इज द मीनिंग एंड प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे? व्हाट इज द मीनिंग एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड। एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो उसी स्टैंडर्ड फॉर्म से ही वो जो है एक टेबल बनता है। तो फिर उस टेबल से हम बहुत सारी एरियाज निकाल सकते हैं, जैसा कि हम आज भी निकाल रहे थे, क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 21 क्वेश्चन सॉल्व किए हमने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सीखेंगे और एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल बनी हुई होगी। ठीक है, तो वो मैं आपको देखनी सिखाऊंगा, जैसे बिल्कुल सिमिलर टू sin 30 की वैल्यू हमें याद होती है, लेकिन sin 31 की वैल्यू टेबल में से देखनी होती है, sin 32, sin 33 एंड सो। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही खत्म कर रहे हैं, बाकी हम